चल क्या are attached to the ends of the string passing over a smooth pulley fixed to ceiling of an elevator. A man can inside the elevator accelerated upward with the इस मीटिंग को मैम की लीक बताऊं कब आई थी 2 को और हमने बहुत पहले खोल लिया था। सानिया सानिया न्यू ज्वाइनिंग है क्या? न्यू एडमिशन है सानिया? किसका हो गया ये क्वेश्चन? सर मेरा हो गया। और किसी का? कल जो मैंने तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजे वो समझ में आ गया क्या? मतलब चल जाएगा ऐसे काम? और बेटर करने की जरूरत है। नहीं सर हो गया, समझ आ गया। पहले साइंस की मीटिंग होगी। सानिया अगर डे 1 है तो कोई बात नहीं, इसको म्यूट करके रखना है ताकि तुम्हारी जो बात चल रही है, वैसे तो बात होनी नहीं चाहिए, म्यूट या अनम्यूट अगर पढ़ना है तो, और ज्वाइन करके बात भी करनी है तो उसको म्यूट करके रखो। और डे 1 नहीं है तो फिर मुझे इस मीटिंग से रिमूव करना पड़ेगा। एक पुलिस सिस्टम है। सपोज ये मास M1 है, ये M2 है। M1 M1 इज 3 किलोग्राम, ऐसे मान लो 2 मास है ना, एंड M2 इज 5 किलोग्राम, ये गिवन है। और ये एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन है दैट इज एन अपवर्ड, और एक्सेलरेशन पता करना है। स्मूथ फिक्स्ड एक्सेलरेशन, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी हुई है कि एलिवेटर का एक्सेलरेशन अपवर्ड है। एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर में मानता हूँ कि ए नोट है, ए नोट। ए पर्सन इनसाइड इनसाइड द एलिवेटर a person inside the elevator observes the system and he finds the acceleration of the blocks to be 9/32 times of z। तो देखो पहली बात तो ये कि ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्वर जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है।
तो तुम एफबीडी बनाओगे ना, तो स्यूडो फोर्स और लगाना साथ में। और यहाँ से वो देख रहा है तो इनमें से एक नीचे जा रहा होगा, एक नीचे जा रहा होगा विद सम एक्सेलरेशन ए, m2 इज ग्रेटर 5 किलोग्राम, m1 अपवर्ड डायरेक्शन में होगा विद सेम एक्सेलरेशन ए। कुछ स्ट्रिंग में टेंशन होगी, ठीक। एफबीडी बनाते हैं इसका, ये हमारा m2 है, ये m1 है, डाउनवर्ड m2g। अब ये एलिवेटर का एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ए नोट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड m2 ए नोट। एक स्ट्रिंग कनेक्ट है, एक स्ट्रिंग है इससे अटैच्ड है ऊपर, टेंशन द मास इज m2 t, m1g another force m1 a नोट, टेंशन t। ये दोनों का एफबीडी है। और एक्सेलरेशन हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है, इस पर्सन ने जो ऑब्जर्व किया है इनसाइड द एलिवेटर, ही ऑब्जर्व्स टाइम टू इज गोइंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन a and m1 is going upward with the same acceleration a। कृतिका, तुम्हारा डाउट था ना ये? यस सर। सर ये 9/32g का मतलब क्या करना है? अच्छा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के बताओ फिर मेरे को क्या कह रही है, क्वेश्चन क्या कह रही है? सर 9/30, हाँ एक मैन एलिवेटर के अंदर है और वो ऊपर हाँ, रुको रुको, एक्सेलरेट एक हो मिनट रहा है, तो एक मिनट, ये वो मैन है, ठीक है ना, ये मैन है यस सर। जो हमने ऑब्जर्वर बनाया अंदर, ये ऑब्जर्वर है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, उसके बाद खुद ही सॉल्व हो जाएगा ये। वो एलिवेटर के अंदर है, ये बात भी हमने ठीक बना दी। अब आगे बढ़ो उसको। He finds the acceleration of blocks to be 9/32g. ही फाइंड्स ये Yes. ऑब्जर्वर को लगता है ऐसा कि एक्सेलरेशन ऑफ m2 और m1 दोनों का सेम होगा इनसाइड द एलिवेटर, दोनों में सेम, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का। अगर मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, तो एक्सेलरेशन, इसको क्या लगता है, एक्सेलरेशन इज 9/32 टाइम्स ऑफ g। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ m2 कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ m2 कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ m2 इज 9/32 टाइम्स ऑफ g, ये a की वैल्यू। और कहाँ से दिखाई दे रहा है इसको, अगर ये एलिवेटर के अंदर है तो उसको ऐसा दिखाई देता है, अगर वो एलिवेटर में है तो उसको ऐसा दिखाई देता है 9/32। ठीक है, Yes sir. अब आगे तो हो ही जाएगा ये। इक्वेशन Yes. लिखूं क्या इसकी, इक्वेशन लिख सर देते हो हैं। जाएगा। तो नेक्स्ट बताओ। 31। यस सर 31। सर इसमें जो प्रोजेक्ट करने की बात है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह प्रोजेक्ट होगा। एक मिनट में पढ़ लेता हूँ ना। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट ए 45 डिग्री, नहीं अलोंग द प्लेन होगा ये, प्रोजेक्टेड अप मतलब अलोंग द प्लेन, इसको प्रोजेक्ट कर दिया 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। देखिए एक पार्टिकल, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, सपोज इसको v वेलोसिटी दे दी और v वेलोसिटी यदि ऊपर जाता है ये, तो इसका रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन देखने के लिए तो एफईडी बना लेते हैं हम इसका। सपोज इसका मास जो है m है, तो ये mg cos थीटा है, इधर इधर नॉर्मल, और ये कितना होगा, ये कितना होगा mg sin थीटा। mg sin थीटा। और ये फ्रिक्शन फोर्स है, दिस इज मूविंग है ना, मूविंग है तो ये म्यू एन हो गया, और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो mg sin थीटा हो गया। परपेंडिकुलर टू द प्लेन
तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, कैंसिल हो गए, n इक्वल्स टू mg cos थीटा। अब उसको नेट फोर्स देख लो कितना है नेट फोर्स। नेट फोर्स दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? नेट फोर्स कितना है? कितना है बताओ? वैसे हम यूजुअल करते क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव लेते हैं, तो उससे तुम्हें सही सेंस लगता है कि हाँ अब ठीक है। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ अब ठीक है, जो आंसर जो आता है। बाकी हो कुछ भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव ले लें तो नेट फोर्स हम लिखना चाहें तो नेट फोर्स होगा एम जी साइन थीटा और म्यू एन। इसके अलावा भी कोई है क्या? एम जी साइन थीटा और म्यू एन तो हम लिखते हैं माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम तो सारे कैंसिल हो गए, जी साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस एन की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा होगी, एम कैंसिल हो गया उसमें से, तो ये हो गया म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। तो एक्सेलरेशन कितना आया? माइनस जी कॉमन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और जी की वैल्यू दे रखी होगी, तो थीटा वगैरह पुट कर दो। और नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं तुम लोगों को? नेगेटिव साइन बताता है कि डायरेक्शन जो है, नेगेटिव साइन का मतलब देखो डायरेक्शन किस तरफ है। डायरेक्शन है अलोंग द प्लेन बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अलोंग द प्लेन बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। और पुट और कैलकुलेट करने हैं इसको, कर सकते हो आगे, तो थीटा दे रखे है, म्यू भी पता होगा तुम लोगों को, कर सकते हो। नेक्स्ट बता दो। So 32. 32 a mass of 3 kilogram descending vertical downward supports a mass of 2 kilogram by means of light string passing over a pulley. At the end of 5 seconds, the string breaks. How much high from the now the 2 kilogram will go? ये किसका हो गया? किसका हो गया ये क्वेश्चन? थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं ताकि तुम्हें देखने में दिक्कत ना हो। ये मास ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे। एक्सेलरेशन इसका ए, इसका भी ए। एक्सेलरेशन पता है हमें ना, सिंपलेस्ट पुली सिस्टम का एक्सेलरेशन याद कर लिया होगा तुम लोगों ने अब तक। बताओ कितना होता है सिंपलेस्ट पुली सिस्टम का एक्सेलरेशन? मैंने कहा था याद होना चाहिए। क्वेश्चन इज 32। 3 इंटू 3 इंटू m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 टाइम्स ऑफ g। m2 is 3 minus 2 3 plus 2 into g। एक्सेलरेशन इज g by 5। ये ऊपर जा रहा होगा, starts from rest, it also starts from rest। 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद क्या होता है? कहीं होगा ये ऊपर चला गया होगा। अब तो स्टार्टिंग टाइम जीरो की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो भी डायग्राम जो दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये जो है जीरो टाइम के लिए है, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। और ये जो है ये भी टाइम टी इक्वल्स टू जीरो। टाइम जीरो की ये बात है, टाइम जीरो पर ये 5 सेकंड के बाद कहीं ऊपर चला गया होगा। 5 सेकंड के बाद तो ऊपर होगा ये कहीं। अगर हम 5 सेकंड के बाद देखें, यहाँ टी इक्वल्स टू
5 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो उतना ही होगा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, देखो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, g/5 एक्सेलरेशन है। ये थोड़ा नीचे चला गया होगा, ये थोड़ा नीचे चला गया होगा यहाँ पर, एट t इक्वल्स टू 5 एक्सेलरेशन तो हो गई, वेलोसिटी v हो गई डाउनवर्ड, इसकी वेलोसिटी v हो गई अपवर्ड, वेलोसिटी सेम रहेगी। अच्छा बता सकते हो वेलोसिटी कितनी होगी इस टाइम, ऐसा कुछ कैलकुलेट करके बता सकते हो, इस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी बता सकते हो? So g, वेलोसिटी g होगी। so मतलब अगर v equals to 80 से करेंगे, u plus 80 से करेंगे तो हाँ हाँ, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। फर्स्ट टाइम इसकी वेलोसिटी तुमने कैलकुलेट करके बता दिया कि मुझे यहाँ आता है v इक्वल्स टू u प्लस 80, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट 0, एक्सेलरेशन g/5 और टाइम 5 है, तो वेलोसिटी g मीटर पर सेकंड, ऐसा नहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर मत लिख देना इसको, g मीटर पर सेकंड मतलब 10 मीटर पर सेकंड। एट दिस इंस्टेंट स्ट्रिंग ब्रेक्स, यहाँ से स्ट्रिंग जो है वो टूट जाती है, स्ट्रिंग ब्रेक्स। अब स्ट्रिंग ब्रेक होने के बाद क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है इसका फिर मोशन क्या होगा, कैसा मोशन होगा इसका? दोनों फ्रीली फॉल करेंगे। आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रिंग, मोशन ऑफ will be free fall under gravity, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी होगा। अब देखो पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया ये बताओ मुझे, हाउ मच हाई फ्रॉम नाउ मतलब जहां पर वो स्ट्रिंग ब्रेक हुई है, जहां पर वो स्ट्रिंग ब्रेक हुई है, तो मैं यहाँ दूसरा डायग्राम बनाता हूँ इसके लिए, ये है ये टाइम 0, u 0, एक्सलेशन g/5, ये कुछ ऊपर चला गया, हालांकि ये पूछा नहीं गया तुम लोगों से, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ सकता था हम लोगों को। t 5 सेकेंड, v वेलोसिटी, velocity equal to z and acceleration is same g/5। उसकी हाइट कितनी हाइट तक, यहाँ से यहाँ पर स्ट्रिंग ब्रेक हुई है और इस टाइम पर स्ट्रिंग जो है ब्रेक हो जाती है, स्ट्रिंग ब्रेक्स, तो कितनी ऊपर गया ये यहाँ पहुंच गया मैक्सिमम हाइट। अब ये फ्री फॉल है तो फिर कुछ टाइम जाने के बाद यहाँ पहुंच करके रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो अगर मान लो फ्री फॉल है, इसकी वेलोसिटी ऊपर है, v गोस टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितना ऊपर जाके रुकेगा, ये हाइट बतानी हम लोगों को, हो सकता है कैलकुलेट ये कि नहीं हो सकता? एक पार्टिकल ऑब्जेक्ट है, 2 किलोग्राम मास है उसका, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, कितनी हाइट तक जाएगा वो बता सकते हो कि नहीं बता सकते? सब बता सकते हैं। क्या लिखें बताओ कैसे आएगा? v square minus u square is equal to तो s। फाइनल वेलोसिटी इज 0, u इज 10, 10 इज 10 स्क्वायर इज 100, 2 एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड है उसको -10 ले लेते हैं, डायरेक्शन मोशन अगर पॉजिटिव लिया है हम लोगों ने तो, s इज द हाइट, h इज 5 मीटर। अच्छा मैं ये पूछना चाहूँ कि तुम ये बता सकते हो कि पहले 0 to 5 सेकेंड जो स्मॉल h लिखा है, इसको तुम्हें कैलकुलेट करना हो, ये कितना होगा? ये कितना होगा स्मॉल h, डिस्प्लेसमेंट और 20 हाइट मीटर। 20 मीटर, लिखेंगे s इज इक्वल टू आयुष यादव
आयुष यादव है या नहीं है? आयुष यादव, तो वो हाइट हम कैसे निकालेंगे? हाइट, ये हाइट, तो यहाँ से देखें टाइम 0 to 5 सेकेंड, टाइम तो 5 सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एक्सेलरेशन जो है यहाँ से आता है 0 to 5 सेकेंड इज g/5। देखो ये सेम रहता है, थ्रू सेम रहता है, स्ट्रिंग से कनेक्ट है ना, m2 - m1 by m2 + m1 into z। तो ये हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, h फ्रॉम 0 to 5, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 5 कितना हुआ, ut + ½ at², and u is 0 + ½ acceleration is g/5 into t², t is 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में स्ट्रिंग ब्रेक हुई थी, तो 5 सेकेंड मतलब 25, कितना आ गया ये 10 कैंसिल हो गया, इट इज 25। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। सर 36 का आंसर मेरा अलग आ रहा है। is the block A of mass m rests on a plank of B of mass 3m. This is free to slide on a frictionless horizontal surface. The coefficient of friction between the block and the plank is 0.2. Block and the plank is 0.2. The horizontal force of 2 mg is applied to the plank B. Then the acceleration of A relative to the plank and the relative to the ground. Acceleration of A, मतलब upper block. देखिए, CM मास है शायद इसका, एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, उसका मास m है। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन है 0.2। कितना है फ्रिक्शन? 0.2, 0.2। The force of 2 mg is applied on the plank. एक ऐप लगाया, that app is 2 mg. Acceleration of A. Acceleration of A पता करना है कितना होगा। देखो, इस 2 mg फोर्स की वजह से ये प्लैंक ऑफ मास 3m मूव करने की कोशिश करता है, तो उसके कॉन्टेक्ट में जो भी सरफेसेस हैं वो सब इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे। इस 3m के कॉन्टेक्ट में एक तो ग्राउंड है, और ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है, तो ग्राउंड इसको कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगा, ग्राउंड इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगा। एक इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास m, उस m की वजह से यहाँ पर एक फोर्स आता है दैट इज नॉर्मल, और फिर उसके ऊपर वापस भी लगेगा n अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस मास m और 3m के बीच में, मास और m 3m के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है, तो मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, किस तरफ लगाएगा? ये मास ब्लॉक ऑफ मास m इस प्लैंक
ऑफ मास 3m को रोकने की कोशिश करेगा, तो ये फोर्स अभी जहाँ 2mg तो राइट साइड में, तो ये मास जो m जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये फोर्स लगेगा। इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स का पेयर बना देते हैं हम लोग, यहाँ भी F लगेगा, यहाँ भी F लगेगा। ठीक है इतना। एक अभी पता नहीं है ये कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एन हो सकता है या नहीं हो सकता है, बात करते हैं इस बारे में, अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे करेंगे इसको। ये mg है ब्लॉक के ऊपर, तो यहाँ से पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर है कि n इक्वल्स टू mg, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन होगा नहीं, वर्टिकल में तो कोई मोशन है नहीं, तो n=mg। अब m और 3m के बीच में हो सकता है कि m 3m आगे चला जाए और m पीछे रह जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 3m और m एक कंप्लीट एक कंप्लीट सिस्टम की तरह से मूव करें, दोनों साथ साथ मूव करें, ऐसा भी हो सकता है। अब टोटल दो केस बनते हैं कि इनका मोशन कैसा हो सकता है। m और 3m कंबाइंड, जैसे तुम्हारे पास नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर कोई ब्लॉक रख लो, कोई कुछ भी रख दो, और नोटबुक को तुम खींच रहे हो नीचे से, उसके ऊपर जो सी रखी हुई है, सपोज पेपर वेट है, या तुमने अपना मोबाइल जो तुम्हारे हाथ में है, मोबाइल जो रहता है, वो मोबाइल उसके ऊपर रखा हुआ है और तुम नीचे से नोटबुक को खींच रहे हो, तो तुम देखोगे कि नोटबुक के साथ साथ मोबाइल भी चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत तेजी से खींचते हैं ना, बहुत ज्यादा फोर्स अगर लगा देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो नोटबुक नीचे से निकल जाती है, मोबाइल शायद या तो चल नहीं पाता, या फिर चलता है तो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो मूव ही नहीं करेगा यार, बहुत धीरे धीरे। तो दोनों केस पॉसिबल है, दोनों केस ये पॉसिबल है कि हो सकता है ऐसा कि दोनों साथ साथ मूव करें, m और 3m। हो सकता है ये कि क्योंकि 3m के ऊपर तो फोर्स लगा ही रहे हैं, वो m जो है वो तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चलेगा। m का कॉज क्या है, m ब्लॉक मूव क्यों करेगा, फ्रिक्शन की वजह से। तो हो सकता है कि ये जो ऊपर ऊपर वाला जो मोशन है, ऊपर वाले ब्लॉक का जो मोशन है, ये जो फोर्स है, देखो ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स का जो पेयर है, ये फ्रिक्शन फोर्स में राइट पेन से बना देता हूँ, ये फ्रिक्शन का पेयर जो है, ये फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक एम को मूव कराता है, और कोई नहीं है मोशन में लेके आने वाला है इसको, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है। 3m 3m को जो मोशन में लेके आने वाला है वो है ड्राइविंग फोर्स 2mg, और ये फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करता है। हम कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि दोनों मास साथ साथ मूव करें, केसेस क्या बन सकते हैं, बोथ तो ये केस बन सकता है, और एक केस और क्या बन सकता है कि 3m मूव्स फास्टर, और एक केस और क्या बन सकता है, m मूव्स फास्टर। मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, दोनों साथ साथ नहीं है। ये फर्स्ट केस है कि दोनों साथ साथ चलते हैं, सेकंड और थर्ड केस में 3m मूव्स फास्टर, और थर्ड केस में m मूव्स फास्टर, m मतलब यहाँ पर ब्लॉक है। तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा केस होना चाहिए, कौन सा केस नहीं होना चाहिए। देखो ये चीज फिर भी दोबारा भी आ सकती है और ध्यान रखना इस बात का, जब हम लोगों ने फोर्स लगाया 3m के ऊपर, 3m के ऊपर फोर्स लगाया 2mg, तो उसके कांटेक्ट में जो फोर्स जो ब्लॉक रखा हुआ है m, वो कभी भी उससे फास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उसके फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि m फास्ट हो जाए, इसलिए मैंने स्टार लगाया हुआ है यहाँ पर। ये ऑप्शन कभी पॉसिबल नहीं है, जिसके ऊपर तुम ब्लॉक लगाओगे, जिसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसका ही एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा किसी का नहीं हो सकता। थर्ड केस पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। m मोस्ट फास्टर, दो केस बनते हैं, दो केस बनते हैं
both moves together और he moves faster. तो देख लेते हैं पहले. अब उसको चेक कैसे करेंगे? ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पुट करो. मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, और इस म्यू एन की वजह से ये मूव करेगा तो म्यू एन इक्वल्स टू एम में. अगर अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर तो एक ही फोर्स है, इसके ऊपर तो एक ही फोर्स है म्यू एन एफ. दिस एफ इक्वल्स टू एम में, एंड वैल्यू ऑफ एन इज एम जी. एम में एम से एम कैंसिल. इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज जी. एक्सेलरेशन इज जी म्यू जी. म्यू जी, सॉरी म्यू जी, Yes, sir, mu g. म्यू जी. Acceleration is mu g. Acceleration जो mu g है. अब देखें एक बार चेक करें कि उसका एक्सेलरेशन कितना. अगर दोनों, मैं मान के चलो if both does not move together, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो लिखेंगे 2mg माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन तो एक ही फोर्स है f इज इक्वल टू 3m इंटू ए. ए तो हमने उसी का एक्सेलरेशन दिया था. ए ब्लॉक, ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है, ये एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक है. 2mg minus mu n is mg is 3m times of acceleration of Planck. m से m कैंसिल हो गया. टू जी माइनस म्यू जी. म्यू कितना है? म्यू इज 0.2. म्यू जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पुलिंग. अगर मैं अगर वैल्यूज पुट करूं, एक्सेलरेशन इज 2 into 10 minus 0.2 into 10 divided by 3. This acceleration is 20 minus 2 is 18 by 3 is 6 meter per second. This acceleration is 2 meter per second square. सर जो ये एक्सेलरेशन है वो मतलब 3m और m को मिला के है कि सिर्फ 3m की है? एक मिनट, ये है मतलब अगर दोनों साथ होंगे तो रेस्ट पे हम एक बॉडी नहीं मान लेंगे 3m और m को? हमें क्या पता रेस्ट पे है कि मोशन में. सर आपने लिया है ना कि सिर्फ बोथ डज नॉट मूव टुगेदर. हाँ, उनको पता नहीं ना, उनको पता नहीं, मेरे को पता ही नहीं. मैं बताता हूँ, एक मिनट ना आता हूँ. ये क्वेश्चन जो है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ तो तुम्हारा केस ना क्लियर हो जाएगा. अगर मैं इसको कर दूँ 20 है ना, और 20 उसको 0.5 कर दूँ तो वो 5 हो जाएगा. 20 minus 5 is 0.6 कर देते हैं. देखो, acceleration of block 2 meter per second square and acceleration of pulley is Planck is 6 meter per second square. ठीक है. अब क्वेश्चन जो पूछा गया था, तुम्हारा मानना ये है कि दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे. अगर ऐसा है, इफ both move together, यही कह रहे हो ना? both move, यस सर. both साथ साथ पता है कब चलते हैं? ये कंडीशन कब, ये तुम्हें चेक करना पड़ता है कब ऐसा होता है. जब ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक है. सपोज एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक अगर मैं देखूं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कोई केस है ऐसा,
अगर तुम म्यू की वैल्यू 0.6 कर दोगे ना, 0.6 कर दोगे तो 20 minus 12 is 8/3. It will be 8/3. And acceleration of block is 6 meter per second. देख रहे हो? 0.6 मतलब 14/3, 14/3 sorry. It is 14/3. 14/3. ऐसा कब होता? ऐसा कब आता आंसर हमारा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 6, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक इज 14/3. ऐसा कब होता? अगर म्यू की वैल्यू 0.6 होती तो। और हमें पता है कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एम मूव्स फास्टर देन द प्लैंक, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने फोर्स जो है वो प्लैंक के ऊपर लगाया है। तो 6 जो है, ये 6, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 6, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक इज 14/3. ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? अगर मैं ये आंसर लेता हूँ 6 and 14/3, these are the answer when coefficient of friction is 0.6. तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम फोर्स लगाएं 3m के ऊपर, मतलब फोर्स लगा रहे तो अपनी नोटबुक के ऊपर और भाग मोबाइल रहे नीचे ऊपर से? ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर उस केस में हम क्या कहते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि साथ साथ चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये साथ साथ चलेंगे। तो हमें क्या मानना होता है? पहला केस ये डिस्कस कर रहा होता है कि इफ बोथ डज नॉट मूव टुगेदर, तो हम चेक करते हैं कि दोनों अगर साथ साथ नहीं चलते हैं तो आंसर क्या आता है। तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक इज 6। तो फिर ठीक है, तो पॉसिबल है, तो यही आंसर है। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर देता हूँ कि फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो 0.6 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर मैं यहाँ चेंज कर देता, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है अगर ये 0.6 हो जाए, तो जहां जहां म्यू तुम्हें दिखाई देता है, दिस इज म्यू, म्यू 0.6 होता है, 0.6 इंटू जी इज 6, तो एक्सेलरेशन 6 आता। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये 0.2 0.6 हो जाएगा, तो 20 इंटू 0.6 इंटू 10 is 6, 20 minus 6 is 14/3, तो एक्सेलरेशन आता 14/3। और हम क्या देखते कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन 6 है, प्लैंक का एक्सेलरेशन 14/3 है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम खींच प्लैंक को रहे हैं, ऊपर से भाग ब्लॉक रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं हम कि ये पॉसिबल नहीं है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा केस आ रहा है कि दूसरी बॉडी तेज भाग रही है, जिसके ऊपर कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे हम लोग, जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो चल नहीं रही है, वो धीरे चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों का मोशन साथ साथ है, उन दोनों का मोशन साथ साथ है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें चेक करना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा धीरे धीरे करेंगे इसको। चेक करना पड़ता है कि तुम्हारा ब्लॉक का मोशन कैसा है। तुम्हारा अगर मान लो आंसर 6 आ जाए, तुम्हारा आंसर आ जाए कभी कि 6 है और 14/3 है, तो उसको टिक करके मत आ जाना कि सही है हमारा आंसर, ये गलत है। ऐसा हो नहीं सकता कि नीचे वाला ब्लॉक। इसका मतलब तुम्हें क्या करना है? इट मीन्स द both the blocks moves together। और फिर हम लिखते कि टोटल मास इज 4mg, टोटल मास 4m हो गया, और फिर अपना सिंपल डायनामिक्स लगाते कि दोनों साथ में पूरा एक ही बॉडी बन गई वो 4m की, तो उसको सोल्व कर लेते, तो वो थोड़ा आसान होता है ना। तो इसमें चेक करने वाली बात होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने 3 केस लिखे, थर्ड इज नॉट पॉसिबल। और थर्ड मतलब एम से मतलब नहीं है मेरा, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया है ना वो हमेशा फास्ट होगी। और म्यू की वैल्यू अगर 0.6 पुट कर दें तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर जो 6 और 14/3 आ जाता है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बहुत मूव टुगेदर, तो उसको हम हटा देते हैं। तो अगर मैं सोल्व करना करूंगी उसको सोल्व, या बहुत है इतना? नहीं सर, आ गया समझ। ये हटा देते हैं, ये पॉसिबल, ये मैंने एक आंसर तुम्हें वैल्यू लेकर के सोल्व कराने की कोशिश की थी, तो ये सब पॉसिबल नहीं है, ये हटा देते हैं। तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास आ चुका कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक इज 6 मीटर पर सेकंड। तो कहाँ से देख रहे हैं हम लोग? ये एक्सेलरेशन कहाँ से है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम? कौन सा है? कहाँ से खड़े होकर किया क्वेश्चन सोल्व? ग्राउंड। ग्राउंड से, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
सर नेक्स्ट टेस्ट 19 को है 20 को। शेड्यूल में दिया होगा ना, मेरे को याद नहीं है क्या क्या। बाकी सबको बताओ क्या है भाई, बाकी सब बता दो जिसको पता है। सो 19 को है। 19 संडे। मंडे होना चाहिए, एवरी मंडे ही हो रहा है ना टेस्ट तो शायद। सर पर 19 को संडे है। मैं बताता हूँ आज चेक करके क्या है, पता करता हूँ, बता दूंगा। ओके सर। Acceleration of B block is 2 meter per second square. Acceleration of Planck is 6 meter per second square. हमसे पूछा गया था क्या ब्लॉक या प्लैंक, क्या पूछा गया था? क्या पूछा गया था बताओ? बोलो मत। A का with respect to the Planck. Acceleration of block with respect to A मतलब ब्लॉक है, A मतलब ब्लॉक है, B मतलब यहाँ पर प्लैंक के नाम दिया होगा शायद। Acceleration of block हमें बताना है with respect to ground as well as with respect to Planck. प्लैंक। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आ चुका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी की फॉर्म में दिया हो तो g/5 आंसर, जी की टर्म्स में दे रखे हैं तो g/5, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक और बताना है हम लोगों को, तो हमें पता है ए बी पी, हम इसको ऐसे लिखते हैं ए बी माइनस ए, और दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है, ऐसा तो नहीं है पीछे कोई जाएगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक इज 6 is -4 meter per second. It is 2g/5 with negative sign. मतलब प्लैंक के रिस्पेक्ट में माइनस साइन का मतलब क्या है, प्लैंक के ऊपर तुम खड़े होकर देखोगे तो तुम्हें ब्लॉक जो है वो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, ब्लॉक तुम्हें विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2g/5। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज g/5 in forward direction with respect to ground. Acceleration of block is 2g/5 in backward direction with respect to प्लैंक। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? काफी सारी इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों को अक्सर उलझ जाते हैं, इसलिए इसलिए 2-3 केस मेरे को जैसे साथ साथ करने थे इसमें। मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन पूछा नहीं तुम लोगों ने, कैसा क्वेश्चन। चलो आएगा ऐसा क्वेश्चन और आएगा, देखना कि तुम कोशिश करोगे अलग अलग चलेंगे ये, पर चेक कर लेना कि तुम ऐसा ना कर दो कि जिस पर फोर्स लगाया तो चल नहीं रहा है, वो धीरे चल रहा है, ऊपर वाला भाग गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन करते टाइम ये चीज, जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो, एक दूसरे के ऊपर रखी हो, ब्लॉक ओवर द ब्लॉक और ब्लॉक ओवर एनी बॉडी, तो ध्यान रखना ऐसा ना हो कि जिसके ऊपर तुमने फोर्स लगाया वो धीरे है, ऐसी गलती ना करना, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। सर ऐसे अगर सॉल्व करें कि हम नीचे वाले प्लैंक के ऊपर खड़े हो गए, मतलब ऑब्जर्वर वहां पे हो, वहां से सॉल्व करना है इसको। देखो वैसे वैसे मतलब डबल ई ना वहां से करने में पता है क्या होता है, वहां नीचे वाली बॉडी का हमें एक्सेलरेशन पता हो ना, नीचे वाले प्लैंक का एक्सेलरेशन पता है क्या हमें, नो सर। तो फिर उसको स्यूडो फोर्स कितना लगाएंगे हमें, और ये तो पता नहीं हम लोगों को, तो उससे ना कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, वो टिपिकल करने वाली बात है ना। जब एक्सेलरेशन पता ही नहीं है तो स्यूडो फोर्स लगाएंगे कैसे, क्योंकि जब हम प्लैंक के ऊपर खड़े होकर देखेंगे, थोड़ा आइडिया देता हूँ मैं तुम्हें क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या क्या सोचेंगे हम लोग इसके बारे में। ये प्लैंक है, प्लैंक है, उसके ऊपर एक फोर्स है, और मैं मानता हूँ कि प्लैंक का एक्सेलरेशन जो है एफबीडी बनाते हैं, सीधे ही एफबीडी बना देते हैं, पिक्चर तुम्हें पता ही है सी क्या है। इधर एक फोर्स है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा ए, इसका एक्सेलरेशन ए होगा, तो फिर हम उसके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, अब इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे, कितना
एम ए। और ए फर्स्ट फर्स्ट पार्ट तो हमें पता लग गया कि ये ए पता नहीं कितना है। अब पता है प्रॉब्लम क्या है कि इसको लिखते हैं एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम। इसका मान लेते हैं एक्सेलरेशन a1 है और इसका मान लेते हैं कि a2 है। एफ माइनस एफ इक्वल्स टू एम a1। और इसका एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन जो है a है a2 विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो उसकी डायनेमिक्स क्या होगी, एफ माइनस एम ए इज इक्वल टू एम ए टू। ये 3m, एफ माइनस म्यू एम जी इज 3m a1 एंड ये एफ माइनस एम a1 हो गया। म्यू एम एफ की वैल्यू कितनी है, म्यू एन इज म्यू एम जी माइनस एम a1 इज इक्वल टू एम a2। और एक वेरिएबल a1 ये है और एक a2 ये है। ये a1 जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, a1 इज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं बस, ज्यादा तो क्या लिखना है, म्यू एम जी माइनस एम a1 इज एम a2। सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, सी से, तो ये सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, सही है ना। और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस और माइनस। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाती है और बचा हुआ ये एफ है, ये माइनस म्यू एम जी, ये माइनस म्यू एम जी कितना हो गया, ये एफ माइनस 4 म्यू एम जी, 4 म्यू एम जी इज इक्वल टू क्या बचा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर बचा हुआ है माइनस 3m a2। 3m a2। एफ इज 2mg माइनस 4 म्यू एम जी, 2mg माइनस 4 म्यू एम जी इक्वल्स टू माइनस 3m a2। एम से एम कैंसिल, क्या आ गया 2z माइनस 4 म्यू जी माइनस a2। तो a इज 2z माइनस 4 म्यू जी बाई 3। तो 2 माइनस 4 म्यू कितना 0.2, तो z बाई 3 कितना हो गया, 2 माइनस 8 नहीं 2 माइनस 0.8, 2 माइनस 0.8 मतलब 1.2 बाई 3 जी, 1.2 मतलब 0.4 जी और 0.4 जी मतलब 2/5 जी। क्या आ गया विद नेगेटिव साइन आ रहा है शायद, यहाँ पर नहीं आ रहा नेगेटिव साइन, नेगेटिव यहाँ है ना, -a2 है ये -a2 है, ये -a2 है। तो ये 2/5 जी आ गया, तो आंसर तो सेम आ गया। हाँ, पर क्या होता है कि इससे इससे थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि एक्सेलरेशन हमें ना पता नहीं है, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है। हम यूज नॉन इनर्शियल फ्रेम को तब बहुत कंफर्टेबली यूज कर पाते हैं जब एक्सेलरेशन नोन है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ये समझ में आएगा ये तरीका क्या है। सर नीचे वाला प्लैंक तो रेस्ट पे होना चाहिए ना, मतलब रिलेटिवली, क्योंकि हम उसी पे, ऑब्जर्वर उसी पर खड़ा है, तो उसको तो वो रेस्ट पे ही लगेगा और सब ऊपर वाला पीछे की साइड मूव करता हुआ दिखेगा ना। देखो इसलिए इसमें ना थोड़ा सा इमेजिनेशन थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम जब तक ना पता हो ना एक्सप्लेनेशन तो करते नहीं है इसको। अब मैं मानता हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन ए है, इधर a1 ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ये। यस सर। अब धीरे धीरे बताता हूँ मैं इसको। ये 2mg, इस तरफ एक फोर्स है, इधर एक फोर्स है, कितना फोर्स है ये, फ्रिक्शन फोर्स,
इज म्यू एम जी, ठीक है। यस सर। ये म्यू एम जी है, ये 2 एम जी है, इसका एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन लिख सकते हैं 2 एम जी माइनस म्यू एम जी ऐसे इक्वल टू सी एम ए वन, सही है। यस सर। एम से एम कैंसिल हो गया, 2g माइनस म्यू जी इज 0.2g सी ए वन, ए वन यहाँ से जाता है, ए वन हो गया, कितना हो गया 2g माइनस 0.2g 1.8g 1.8g मतलब 0.6g, ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है इतना। यस सर। अब हमें पता लग गया कि नीचे वाला जो है वो एक्सेलरेशन से चलता है a1 से, और ये ब्लॉक है ऑफ मास m, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यही है ना क्वेश्चन, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, mg नॉर्मल। अब ये नीचे वाला ब्लॉक जो है किधर जा रहा है, ये आगे जा रहा है ना, ये एक्सेलरेशन a है इसका a1, तो उसी को सूडो फोर्स लगेगा इधर, कितना, सही है। यस सर। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक के ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे, ठीक है, ठीक है इतना, यहाँ तक ठीक है, ठीक है यहाँ तक। यस सर। इसकी इक्वेशन लिखिए, ब्लॉक की इक्वेशन क्या बनेगी, मैं मान लेता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑब्जर्वर को क्या लगता है, ऑब्जर्वर को देखता है कि a2 रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, प्लैंक, रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ठीक है ना, लिखे हम इसको। यस सर। तो a2, और a2 किस तरफ लेना है, इस a2 लिख देते हैं इसको, हम मान लेते हैं कि a2 पता नहीं किधर है, जिधर भी चाहो ले सकते हो, तो मैं राइट ले लेता हूँ, अभी तो मैं राइट साइड में जा रहा है विद a2, राइट साइड में जाता है ये, तो मैं लिखता हूँ राइट साइड में एक फोर्स है म्यू एम जी, फ्रिक्शन फोर्स है, माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन में एम ए वन है, इज इक्वल टू क्या लिख एम ए टू, ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, यस सर। एम से एम कैंसिल हो गया, म्यू जी इज 0.2g, एम तो कैंसिल हो गया सारे, ए वन इज 0.6g, ए टू इज 0.4g। 2/5, एक्सेलरेशन आगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, आंसर मैच कर गया आंसर मैच। यस सर। प्रॉब्लम पता है क्या है, अब अगर म्यू की वैल्यू में 0.6 कर देता तो ये साथ साथ चलते, और अगर ये साथ साथ चलते तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाता, हम उसको चेक तो कर ही नहीं पाए, हमने इसका अलग से मोशन मान लिया ना, हमने अलग से मोशन मान लिया, तो a2 जो है 0.4g आया रिस्पेक्ट टू प्लैंक, उसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो आएगा उसको a1 से कंपैरिजन करेंगे, तो ये उल्टा प्रोसेस हो गया, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब ये क्या आ गया, आंसर तो आ गया, पर कौन फास्ट है ये पता लग गया हम लोगों को, फास्ट कौन है, कौन फास्ट है दिखाई दे रहा है, फास्ट कौन है, ये कितना है, a1 इज 0.6g, a2 इज 0.4g, फास्टर कौन है, फास्टर कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग इसमें, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, प्लैंक का। प्लैंक का, कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हम लोग, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, तो हम लोग उस स्टेज पर पहुंचे नहीं कंपैरिजन कर लें, क्योंकि a1 जो है, a1 प्लैंक का एक्सेलरेशन है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और a2 जो है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, यस। हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते इसका, अलग अलग फ्रेम से, उसको हम देख रहे हैं ग्राउंड पे खड़े होके, इसको हम देख रहे हैं प्लैंक पे खड़े होके, एक्सेलरेशन हमें दोनों का चेक करना है, कहाँ से, सेम फ्रेम से, ग्राउंड से चेक करना है,
ग्राउंड से चेक कर रहे हैं। तो अभी तो हम प्लैंक पर आए हैं, अब प्लैंक से आए हैं तो फिर रिलेटिविटी के कंसेप्ट लगा के हम लोग क्या करेंगे, ए एक्सेलरेशन ऑफ block with respect to ground, sorry, with respect to plank is AB minus AP। ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। राइट साइड पॉजिटिव है हमारी, लेफ्ट इज नेगेटिव, है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये -0.4 आया होगा ना, इस -0.4, तो ये -0.4 प्लस 0.20 is 0.2। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0.2 g, और ये कितना है, ये स्लोअर है, एक्सेलरेशन से कम है, उससे एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो बात ठीक है। अगर ऐसा हुआ होता, म्यू अगर 0.6 दिया हुआ होता, तो फिर ये 0.2 g की जगह ये वैल्यू 0.6 g होती, और वो 14/3 g होता, 14/3 g। तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना हमने काम किया है ना, पूरा का पूरा सारा गलत हो जाता। ये सारी डायनामिक्स 3-4 इक्वेशन में लगा ली और पूरी डायनामिक्स लगा ली, वो सब दोबारा करो, और फिर हम दोबारा जाते हैं, फिर मानते हैं कि दोनों साथ साथ हैं, और फिर क्या कहते हैं, अगर दोनों साथ साथ हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना होता, अगर दोनों साथ साथ है तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना होता, 0 होता। 0, है ना। तो फिर ये उस केस में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा लिया, उसका लास्ट में कहता है कि आंसर सही नहीं है, दोबारा करो। उसमें हमें इनिशियल स्टेट में ही पता लग जाता है, इनिशियली पता लग जाता है 2 इक्वेशन से कि साथ साथ चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। वहां से वो तो उस रूट से कंसेप्ट को अप्लाई करना थोड़ा इजी रहता है, कर सकते हैं। देखो, ये इंडिपेंडेंस होता है फिजिक्स में कि तुम किसी भी क्वेश्चन को किसी भी फ्रेम से सॉल्व कर लो, आंसर तो लास्ट में सेम आता है। और हम लोग अपनी कंफर्टेबल, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम भी हमें देखना है, क्या कैलकुलेशन भी हमें देखनी होती है, सोचना भी पड़ता है, सब चीज कम करने के लिए कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में कम से कम कैलकुलेशन में काम करें। और ये चीज तुम्हें आइडिया होगा टाइम के बाद। पर अच्छी बात ये है कि तुमने दोनों फ्रेम से सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो पता लग ही जाएगा टाइम के साथ कि कौन से फ्रेम से करना चाहिए क्वेश्चन को, वो तो प्रैक्टिस से पता लगेगा, ठीक है ना। सर ये ऊपर जब हमने प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लिया था तो हमने n ब्लॉक का लिया, हाँ, प्लैंक का नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो एन किसी एक का नहीं होता, दोनों का होता है। एक का होता है क्या एन? एन तो वो उसके ऊपर लगाता है, वो उसके ऊपर लगाता है, दोनों का होता है, एक का कहाँ होता है? एक का एन कैसे हो सकता है? इसने उसके ऊपर लगाया, उसने वापस लगा दिया, बस ये मतलब है। किसी का होता ही नहीं है। अगर तुम समझ ये बोल रहे हो कि एन प्लान ब्लॉक का है, इसका मतलब तुम्हें पता है दिमाग में अब तक क्या चल रहा है, वो एन जो वेट है, तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चर है। वो वेट अलग चीज है, इस दुनिया की अलग चीज, अर्थ का इंटरेक्शन है, इन दोनों का तो एन है। ग्राउंड के साथ जो होगा वो हाँ, लेना। वो अलग है, एन जो वो अलग चीज है, वो तो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, और हमें वो एन लेना है जो दोनों के बीच में है। ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स देखना है तो ग्राउंड वाला एन चेक करेंगे, ग्राउंड और प्लैंक के बीच में। ग्राउंड तो फ्रिक्शनलेस दे दिया, तो वहां तो जरूरत नहीं है हमें जाने की। तो ब्लॉक और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन चाहिए, तो ब्लॉक और प्लैंक का फिर क्या देखो नॉर्मल कितना है। ओके सर, समझ गए। ठीक है, अब मैं सेशन टर्मिनेट करता हूँ, कल मिलते हैं डाउट्स के साथ। एक नया असाइनमेंट शेयर करता हूँ वास्तव में, ठीक है, वो ट्राई करना, 50 क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।